नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी को सरकार बनाए दिन भर का वक्त भी नहीं गुजरा कि सवाल खड़ा हो गया कि आखिर कैसे चलेगी बीजेपी पीडीपी की सरकार। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार के बहुत बड़े मायने हैं। इसका अंदाजा सिर्फ बीजेपी को ही नहीं, हर किसी को है। घाटी में भगवा सरकार के लिए ही लंबी रसाकशी के बाद पीएम मोदी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन सरकार बनते ही गठबंधन की गांठें दरकने लगीं। पीडीपी की ओर से ऐसे बयान आने शुरू हो गए जो बीजेपी की नजर में अब तक तो सीधे सीधे देश विरोधी ही माने जाते रहे। एक और पीडीपी विधायक आतंकी अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाकर इसके अवशेष की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के सहयोग से सीएम बने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने राज्य में शांतिपूर्ण चुनाव का क्रेडिट पाकिस्तान और अलगाववादियों को दे दिया। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि क्या पीडीपी संग सरकार बनाकर फंस गए मोदी? अफजल गुरु को फांसी का विरोध करने वाली पार्टी के साथ मिलकर कैसे चलेगी बीजेपी? क्या पीडीपी के ऐसे बयानों से सिर्फ पल्ला झाड़कर बरी हो सकती है बीजेपी? चर्चा से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कश्मीर में पहली बार मोदी सरकार। बीजेपी अभी इस खुमारी का पहला कदम भी नहीं उठा पाई थी कि सहयोगी पीडीपी बन गई गले की फांस। जब गर्दन ही फंस जाए तो कदम कैसे उठ पाएंगे, ये बड़ा सवाल बीजेपी के सामने पहले ही दिन आ गया। पीडीपी के कुछ विधायकों ने संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठाते हुए उसके शव की मांग की। ठहरा जाने के बाद कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने उसे फांसी पर चढ़ाया था। यानी संसद पर हमले और आतंकी वारदात पर तो कम से कम देश की दो बड़ी और धुर विरोधी पार्टियां एक ही लाइन पर थीं। लेकिन अब कश्मीर में बीजेपी की सत्ता में सहयोगी पीडीपी ही बीजेपी के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर रही है। सवाल ये है कि अफजल गुरु को फांसी का विरोध करने वाली पार्टी के साथ आखिर बीजेपी कब तक और कैसे साथ निभा पाएगी? वैसे सवाल तो ये भी है कि आतंकी अफजल गुरु को लेकर पीडीपी की सोच कोई नई नहीं है, फिर दोनों ने मिलकर सरकार बनाई ही कैसे? इस हंगामे को काबू करने अपने सहयोगी सीएम को समझाने का वक्त भी बीजेपी को नहीं मिला था कि अब अफजल गुरु की फांसी को नाइंसाफी बताते हुए पीडीपी के कुछ विधायकों ने नया विवाद खड़ा कर दिया। क्या बीजेपी इस विवाद से भी पल्ला झाड़कर अलग हो जाएगी? वो बीजेपी जिसके शीर्ष नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान उसी कश्मीर में हुआ, जिस कश्मीर में राष्ट्रवाद की फसल लहराने और धारा 370 के खात्मे के लिए बीजेपी में एक पूरी पीढ़ी ने खुद को खपा दिया। क्या उस कश्मीर में सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी अपने सहयोगी पीडीपी के बयानों पर कान बंद किए रहेगी, पल्ला झाड़ती रहेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या पीडीपी संग सरकार बनाकर फंस गए हैं मोदी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो सवाल कई हैं, आइए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता मेरे साथ मौजूद हैं। संजय सिंह भी हमारे साथ होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता। राकेश सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। और स्टूडियो में सुकेश रंजन हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल संबित पात्रा जी आपसे ही है। जम्मू कश्मीर में अगर सफल चुनाव हुए तो इसका क्रेडिट अलगाववादियों और पाकिस्तान को दिया जाता है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की तरफ से। अफजल की फांसी को इंसाफ के साथ खिलवाड़ बताया जाता है, पीडीपी के विधायक बताते हैं। इसके बावजूद पीडीपी के साथ आप लोग सरकार में बने हुए हैं, ऐसी क्या मजबूरी है? अखिलेश जी, आज पैनल में सब वरिष्ठ लोग हैं, आप भी बहुत एक्सपीरियंस पत्रकार हैं। आप बताइए, जब चुनाव होता है जम्मू कश्मीर में, एक पार्टी को 28 सीट मिलती है, दूसरी पार्टी को 25 सीट मिलती है। वैली और जम्मू के बीच में जो खाई थी उसको पाटने का और सरकार बना के लोगों को गवर्नेंस देने का आपको लोकतंत्र में कोई और विकल्प दिखता है क्या? मुझे याद है ना तो ये विकल्प है क्या? एक मिनट संबित पात्रा जी, अगर कोई ये कहे कि जम्मू कश्मीर में अगर सफल चुनाव हुए तो पाकिस्तान की वजह से हुए, अफजल गुरु जो कि संसद हमले का दोषी है, जिसे फांसी पर लटकाया गया, उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो क्या यही फॉर्मूला था, यही तर्क था? जो लोग इसकी हिमाकत करें उनके साथ सरकार बना लें आप? ये तो सिर्फ मजबूरी आपकी कही जाएगी संबित पात्रा जी, चाहे कोई तर्क आप दें। दो चीजें हैं। मैं एक्सपेक्ट करता था कि अखिलेश जी आप भी डिबेट में बैठने से पहले एक बार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पढ़ लेते तो अच्छा होता। बहुत पढ़ चुका हूं सर, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा अगर आप चाहें तो विस्तार से। और इस प्रकार के बयान हाँ और पीडीपी को आप ये नसीहत दीजिए कि सीएम का क्या किया उन्होंने के विषय में। सर एक दिन भी नहीं गुजरा है, सरकार बनाए 1 दिन हुए हैं। अगर ऐसा कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था तो आपको तो पहले पीडीपी को यह बात कहनी चाहिए थी कि इन चीजों का जिक्र आप ना करें। नहीं, हमने तो सदन पे कहा
हम टीवी चैनलों में कहें, होम मिनिस्टर ने सदन की पटल पे अपने आप को डिसोसिएट किया, पार्टी के विचार को डिसोसिएट किया है, जो मुफ्ती साहब कह रहे हैं। बड़े स्पष्ट शब्दों में हमने कहा, अगर शांतिपूर्वक चुनाव जम्मू कश्मीर में हुआ है और इसके जिम्मा किसी को जाता है तो वो जम्मू कश्मीर की जनता को, इलेक्शन कमीशन को और आर्मी को जाता है, और किसी को नहीं जाता है। हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है। सुकेश भी कुछ बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास आऊंगा। दो दिन हुए हैं, 2 बयान सामने आए हैं, दोनों बयान आपको मालूम है। अब आपको यह भी मालूम है कि आप कमजोर केस की पैरवी कर रहे हैं। आपको लगता है कि कोई तर्क है इसके पीछे? आप साथ साथ जा रहे हैं, दोनों पार्टियां, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। आपने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस तो कर लिया, लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि इसका कोई ठोस जवाब है आपके पास? आप जवाब दें और उस पर मुझे लगता है कि इसका जवाब राकेश सिन्हा को भी देना चाहिए आपके बाद। नहीं, मैं पहले पार्टी की तरफ से जवाब दे दूं। आपने एक विषय कहा अभी आरंभ करते समय कि मैं आज कमजोर लोगों का जो है वो डिफेंड कर रहा हूं, कमजोर कड़ी को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं बता दूं, बिल्कुल नहीं। मैं कश्मीर के लोगों को और कश्मीर की वादी को कमजोर नहीं मानता। मैं कमजोर केस की पैरवी, हम कश्मीर में कह रहा था कमजोर केस की पैरवी, गवर्नेंस देने की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, मैं कमजोर केस मानता ही नहीं। गवर्नेंस देना जम्मू कश्मीर को, ये बहुत स्ट्रांग केस है और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं। नो सिंगल मैन स्टेटमेंट कैन बी मोर इंपॉर्टेंट देन द फेट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कश्मीर के व्यक्तियों के भाग्य से महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। भाग्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है संबित पात्रा जी, आप भी जानते हैं, और जम्मू कश्मीर में आपकी क्या राजनीति रही है। मेरे साथ राकेश सिन्हा भी हैं, आरएसएस के आप थिंकर हैं। राकेश जी, पहले तो मुझे जरा आप यही बता दीजिए कि क्या आप भी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हुए उसका क्रेडिट अलगाववादियों को या पाकिस्तान को देंगे? देखिए, एक बात तो मैं यह बता दूं कि राजनीति में प्रयोग धर्मिता चलती है। प्रयोग धर्मिता का मतलब नहीं होता कि स्वधर्म को छोड़ देना। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र में एक प्रयोग धर्मी काम किया है। एक ऐसे पार्टी के साथ अलायंस स्थापित किया गवर्नेंस देने के लिए, जो कि एक अस्वाभाविक संबंध था। उस अस्वाभाविक संबंध को स्वाभाविक बनाने की कोशिश की है, जिसको देश ने प्रशंसा की कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत स्टैंड लिया है कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में एक संदेश दिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जम्मू कश्मीर के लोगों को कि हम कश्मीर के घाटी के रिप्रेजेंटेटिव को हम सिर्फ आइडियोलॉजी के कारण इग्नोर नहीं करते, गवर्नेंस के पक्ष में। अब दूसरी बात रही, मुझे लगता है कि इनफैंट पॉलिटिकल मोर्टेलिटी का ये केस बन जाएगा। जिस ढंग से मुफ्ती मोहम्मद सईद ने स्टेटमेंट दिया, वह सिर्फ निंदा का पात्र नहीं है, बल्कि उनको समझना पड़ेगा कि वो भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो पाकिस्तान के रहनुमा के रूप में नहीं दे रहे हैं। चाहे अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या कांग्रेस के साथ हो, किसी चीफ मिनिस्टर को पाकिस्तान का आतंकवादियों को पाकिस्तान को क्रेडिट देने का अधिकार नहीं है। उसकी हर तरह से निंदा की जानी चाहिए, और यदि उस निंदा से आहत होते हैं तो आहत हो, और आहत होकर यदि वापस जाना चाहते हैं तो वापस जाए। राकेश सिन्हा जी, एक बात और जोड़ दूं मैं, एक चीज और जोड़ दूं। राकेश जी सुन लीजिए, पीडीपी के कई जो विधायक हैं वो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि अफजल को जो फांसी मिली इंसाफ के साथ खिलवाड़ था और उसके अवशेष वापस आए। ये दोनों बातें कही गई हाल फिलहाल के दिनों में, पहले भी हालांकि पीडीपी का स्टैंड रहा है। इसके बावजूद क्या बीजेपी को वहां सरकार में बने रहना चाहिए पीडीपी के साथ? अखिलेश जी, एक देश का दुर्भाग्य है कि राज्यसभा का एक सीट लेने के लिए कांग्रेस के एक सदस्य ने लिख कर दिया कि अफजल गुरु की फांसी गलत थी और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। पूछिए, अखिलेश जी बैठे हुए हैं राज्यसभा की। मैं पूछूंगा सर, वो मुझे पता है, वहां के 2 विधायकों का नाम भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले बीजेपी के बारे में तो आप बता दीजिए। कांग्रेस से मैं सवाल पूछ लूंगा। मैं मानता हूं कि ये पीडीपी को अपने फ्रिंज एलिमेंट्स पर काबू करना चाहिए, क्योंकि यदि वो चाहते हैं अलायंस चले, गवर्नेंस चले, राष्ट्र हित में काम हो, तो आज मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, पार्टी को करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी, सुकेश बोल रहा हूं मैं, एक छोटा सा जवाब चाहता हूं आपसे। आप चाहते हैं पीडीपी अपने फ्रिंज एलिमेंट को कंट्रोल करे, क्या आप ये भी चाहते हैं कि बीजेपी बहुत स्टर्न एक मैसेज दे पीडीपी को कि ऐसे नहीं चल सकता? 2 दिन में 2 ऐसे बयान जिसकी निंदा होनी चाहिए, ऐसे नहीं चल सकता। देखिए, मुझे लगता है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जो पार्लियामेंट में कहा, एक तरह से बहुत संदेश है, और यदि ये अलायंस टूटता है तो मुझे लगता है कि पीडीपी और कश्मीर में इस तरह के जो हाशिए पर रोल प्ले कर रहे हैं वे पूरे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने, देश के सामने एक्सपोज हो गए। और मुझे आज अच्छा लगा कि कांग्रेस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रही है। आज
विपक्ष के लोग यदि उनको याद पहले करते तो शायद कश्मीर की स्थिति ऐसी नहीं होती। मुझे खुशी है कि इस अलायंस ने बाकी दलों को रियलाइज करवाया कि भारतीय जनता पार्टी या संघ का चलिए मैं जवाब लेता हूं। राकेश सिन्हा जी, अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ कांग्रेस के नेता यहां पर बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरफ इशारा कर रहे थे राकेश सिन्हा, उसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है, उसके बाद में बाकी सवालों पर जाऊंगा। जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे गुलाम नबी आजाद साहब, तो दो आपके विधायक वहां पर, पूर्व विधायक अब्दुल गनी वकील और GM सरोई जो हैं, वो अफजल गुरु के साथ जो नाइंसाफी हुई ऐसा वो कहते, वो लोग भी पाए गए। अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई ऐसा वो दोनों भी कह रहे थे जो कांग्रेस के नेता थे। तो क्या आप भी जम्मू कश्मीर में अपने हिसाब से या वहां के जो स्थानीय नेता हैं सहूलियत की राजनीति करते हैं? कभी ऐसा नहीं है, न कभी ऐसा किसी ने कहा है। कांग्रेस पार्टी का मत सबको पता है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं अनुरोध करूंगा कि कोई बीच मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अभी यहाँ पे कहा गया कि वहां पे डिफेंस असेंबली थी इसलिए सरकार बनाया। सरकार बनाना मकसद था, क्योंकि सरकार बनाना प्राथमिकता है। हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और राष्ट्रीयता प्राथमिकता नहीं है। अभी यही कहा गया कि सरकार बनाना मजबूरी से बनाया, लेकिन किस कीमत पे? हमारी संप्रभुता और राष्ट्रीयता की कीमत पे। देखिए, एक है RSS जिसके तमाम डिपार्टमेंट है। ये जब से बनी तब से ये सुविधा की राष्ट्रभक्ति इसमें रहती है। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। वही राष्ट्रभक्ति आज कश्मीर में भी दिख रही है, सुविधा की राष्ट्रभक्ति। अटल जी जब आए तो भी वही राष्ट्रभक्ति थी, कई चीजों अलग कर दिया था। यूपी में जब बनी थी सरकार, जब तोड़ के लोगों को ले, तो भी। आज जो लोग ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो बयान है वो राष्ट्रद्रोही, राष्ट्र विरोधी बयान है, अपने आप को भले अलग करते हो, वो कहीं ना कहीं उन राष्ट्र विरोधियों के साथ या राष्ट्र विरोधी बयानों के साथ खड़े हैं। खास तौर से वो बीजेपी के लोग जो कल तक कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और इनके अलावा हर दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रद्रोही बताने का ये प्रयास करते थे कि बस यही एक राष्ट्रभक्त हैं, विशेष तौर से कश्मीर के। संबित पात्रा जी, मुझे याद है ये जो हो रहा है देते थे, ये दिखा रहा है कि इन्हें सिर्फ सत्ता। अखिलेश जी, आता हूं आपके पास। संबित पात्रा जी से मेरा सवाल है, उसके बाद संजय सिंह के पास में जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी साहब जब जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले भाषण देते थे, यहां तक कहते थे हमला करते हुए PDP पर कि यह बाप बेटी की पार्टी है। उसी बाप बेटी की पार्टी के साथ आपने समझौता किया सरकार में आने के लिए, और सरकार में आते ही 1 से 2 दिन के अंदर इस तरह के तमाम बयान दिए जाने लगे जो आप लोगों के स्टैंड से बिल्कुल विपरीत हैं। क्या माना जाए कि आप लोगों ने अब 360 डिग्री का टर्न ले लिया ऐसे वहां सरकार में बने रहने के लिए? आपको मैंने एक प्रश्न पूछा था डिबेट शुरू होने से पहले, आपको इन द सेंस तमाम पैनलिस्ट को पूछा था बड़े आदर के साथ कि आप बताइए कोई और विकल्प है? आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को गवर्नेंस ना मिले? जहां तक स्टेटमेंट का सवाल है, हमने निंदा की है, डिसोशिएट किया है। जहां तक अफजल गुरु का सवाल है, अखिलेश जी सही नहीं बता रहे हैं। और आपको भी बता दूं, 5 कांग्रेस के MLA थे, इंक्लूडिंग गुलाम नबी आजाद साहब, जिन्होंने लिखित रूप से दिया था एक राज्यसभा सीट के लिए कि हां हमसे भूल हो गई और बॉडी के रिमेन्स को वापस करना चाहिए। ऐसा कांग्रेस के 5 विधायकों और गुलाम नबी साहब ने लिखा। आपको करेक्ट कर दूं, वोट डालने से कहा उसका जवाब मैं लूंगा। आपने जो कहा वो भी महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको जरा बता दूं, PDP का जो यह स्टैंड अफजल गुरु को लेकर है वो कोई नया स्टैंड नहीं है। इसके पहले नईम अख्तर जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है PDP के, अभी मंत्री भी हैं आपकी सरकार में, वहां पर उन्होंने इंजीनियर अब्दुल रशीद साहब के प्रस्ताव का समर्थन किया था, जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा में रखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई है, उनके अवशेष आने चाहिए। इसके बावजूद आप भी तो गए ना उनके साथ सरकार में। आप सुन लीजिए इसका उत्तर सुन लीजिए। पहली बात है, आपको ध्यान होगा जब क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही थी जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान फायरिंग कर रहा था, तो एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जम्मू कश्मीर के विधानसभा में, जिसमें कांग्रेस, NC और तमाम दलों ने, एक्सेप्टिंग भारतीय जनता पार्टी ने, एंटी इंडिया स्टैंड लिया था और पाकिस्तान के साथ बातचीत हो ऐसा करके कि पाकिस्तान से बातचीत हिंदुस्तान की सरकार नहीं कर रही है, इसलिए जम्मू कश्मीर को जो सफर करना पड़ रहा है करके पास किया था। बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। संजय सिंह जी स्टैंड क्या बताता है? बीजेपी का स्टैंड है जम्मू कश्मीर में। क्या इसका अर्थ
क्या इसका अर्थ है संबित कि पात्रा जो जम्मू तर्क दे रहे हैं क्या कश्मीर गले से सरकार उतरता कभी है? भी नहीं संजय बनेगी? सिंह जी, जो परिस्थिति है उसी मैंडेट के हिसाब से सरकार बनना यह भी तो अनिवार्य है। मैंडेट का इतना भी आप वो ना करने लगे उसका हाँ क्या करें सुकेश? नहीं, ऐसा क्या मैंडेट, सरकार बनना क्या जरूरी है? सरकार बनना क्या इतना जरूरी? आप क्या बोल रहे हैं? नहीं संबित पात्रा जी, सरकार बनाना जरूरी है, लेकिन क्या ऐसे तत्वों के साथ बनाना जरूरी है जो इस बात को जस्टिफाई करते हो कि जिसने पार्लियामेंट पे हमला किया उसके साथ गलत हुआ, उसके साथ ये नहीं होना चाहिए था? क्या इतना जरूरी है सरकार बनाना? मैं जवाब लूंगा संबित पात्रा से, लेकिन संजय सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं देख संबित जी, आपको नहीं मालूम, आपको फिर से ये बयान सुनाऊं? तो निंदा की है, हम बिल्कुल नहीं मानते हैं इस बात को। ऐसे तो नहीं चलेगा ना संबित जी, लेकिन सरकार में साथ में है। 2 दिनों में ऐसा दूसरा बयान आया है और इतना ऐसा बयान जो दुर्भाग्यपूर्ण है, और आप यहाँ तक भी आप ये भी नहीं कह पा रहे हैं कि हम इसकी निंदा नहीं करते। मैं संजय सिंह से कमेंट ले लूं पहले। संजय जी बहुत देर से जुड़े हुए, कुछ कहना चाह रहे हैं, आता हूं संबित उसके बाद। मैं एक सेकंड कहिएगा, फिर संजय जी को कहने का मौका दीजिए। एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछ लेता हूं, छोटा सा प्रश्न मैं पूछ लूं क्योंकि मेरे से पूछा जा रहा है। आपको ध्यान होगा एमआईएम ने समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को और उनकी सरकार चल रही थी आंध्रा में। ओवैसी जो भी कहते थे, ओवैसी ने हिंदुस्तान के खिलाफ कहा, ओवैसी ने किसके खिलाफ नहीं कहा, मेरे मुंह से बोला भी नहीं जाता है। क्या आप लोगों ने कभी कांग्रेस से सवाल संबित पात्रा जी जरा मुझे ये बता दीजिए, आप जो कह रहे हैं अगर मान लीजिए पूर्व में कुछ गलत हुआ है तो क्या उस आधार पर आप भी कुछ इस तरह के कदम उठाते रहेंगे? जम्मू कश्मीर को लेकर आप लोगों का जो स्टैंड रहा है 370 से लेकर, मैं वो पूर्व उन सब पर तो समझौता आप करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस हद तक आप समझौता कर रहे हैं। एक मिनट संजय सिंह जी, 2 wrongs make a right ये कह रहे हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि ना बिल्कुल वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उस समय भी आपको कुछ प्रश्न पूछने चाहिए थे। अरे भाई चुप तो कराइए, जब मुझसे पूछा जा रहा है तब भी वही बोल रहे हैं, थोड़ा शांत तो करा लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रवादिता का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है, देशभक्ति का ठेका ले रखा है। कोई भी मुद्दा अगर देश के मामले में उठता है तो सबसे पहले ये आगे आके कहते हैं नहीं साहब ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जब सत्ता के लिए समझौता करने की बात आती है, अभी आपने कहा एमआईएम के साथ मिलकर सरकार बनाई, आप उसकी आलोचना कर रहे हैं ना, आप उसकी निंदा कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप ये कहिए, आप ये मानिए कि जिस प्रकार से एमआईएम का समर्थन लेकर कांग्रेस ने गलत किया था, उसी प्रकार का एक गलत फैसला आपने जम्मू कश्मीर के अंदर किया है। आपको ये मानना चाहिए कि सज्जाद लोन जैसे अलगाववादी नेताओं को आप अपनी कोटे से मंत्री बना के एक गलत संदेश दे रहे हैं, और आप ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं, आप बार बार सत्ता के लिए ये दोहरा चरित्र दिखाते रहे हैं। जब अटल जी की सरकार बनी थी, राम मंदिर का मुद्दा आपने बाहर किया था, 370 का मुद्दा बाहर किया था, हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बाहर किया था। आज जैसे ही दिल्ली के अंदर केंद्र में सरकार बनी, फिर से आपने वही राजनीति शुरू की थी, लव जिहाद। लेकिन ये राजनीति बीजेपी को अब किस तरफ ले जाएगी संजय जी? मैं राकेश सिन्हा जी से इसका जवाब लेना चाहूंगा। ठीक है, राकेश सिन्हा आरएसएस के स्पीकर हमारे साथ हैं। गुरु के ऊपर ठीक है, सबसे ज्यादा बीजेपी ने बयान दिया था। जी। आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पाकिस्तान का धन्यवाद दे रहे हैं, राकेश सिन्हा जी। बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, दोनों के लिए जम्मू कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण रहा है, संवेदनशील मसला रहा है, पूरे देश के लिए रहा है। अगर इस हद तक सरकार में बने रहने के लिए पार्टी समझौता कर रही है, उसका क्या संकेत होगा भविष्य में? आप क्या देखते हैं? एक मिनट संजय जी, हो गई आपकी बात। मेरा सवाल राकेश सिन्हा से है। देखिए, मुझे खुशी है कि आज इस अवसर का उपयोग करना चाहिए कि आप से लेकर कांग्रेस तक, वामपंथी पार्टियां तक एक प्रस्ताव पारित करें कि घाटी से जुड़ी हुई जो भी पार्टियां हैं जो इस तरह का स्टैंड लेती है, चाहे हुर्रियत हो, उससे न भारत सरकार बात करेगी, न कोई पार्टी समझौता करेगी। इसे राजनीति से ऊपर उठकर बात करें, इस अवसर का उपयोग करें, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप न करें। हुर्रियत का भी स्टेटमेंट आया है, मैं बता दूं, अपनी बात जारी रखिएगा। एक बात बीच में जोड़ दूं, अभी हुर्रियत का स्टेटमेंट आया है। पीडीपी ने जो बयान दिया है पाकिस्तान के संदर्भ में, उसको हुर्रियत ने हास्यास्पद बताया है। राकेश जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप के प्रवक्ता बोल रहे हैं, और प्रशांत भूषण जी ने क्या कश्मीर के बारे में जन्म संग्रह की बात की थी, आज प्रशांत भूषण को अलग कर रहे हैं। सब क्या कर रहे थे? इसलिए मुझे लगता है कश्मीर के मुद्दे पर सभी पार्टियों ने छल किया है, और यहाँ के बयान से हम लोगों ने अपने आप को अलग किया। बार बार उसी बात को आप दोहरा रहे हैं। आप अपनी बात कीजिए ना, राष्ट्रवादिता और देशभक्ति के। हाँ, मैं अपनी बात पर आ रहा हूँ। आप बताइए ना, पाकिस्तान
पाकिस्तान के सहयोग से आप हमने भी तो अलग कर लिया है मुफ्ती के बयान करा रहे हैं, ऐसा जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। संजय जी एक छोटा सा कमेंट कीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। संजय जी, तमाम पार्टियां एक दूसरे के लूपहोल को तलाश रही हैं। अगर किसी ने प्रूव नहीं किया है उस आधार पर अपने स्टैंड को जस्टिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है। सुकेश 20 सेकंड में कमेंट। टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक ए राइट। जो बीजेपी कर रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। बीजेपी दरअसल ऐसा लगता है कि उस रट में फंस गई। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बार्गेनिंग टैक्टिक्स है उसमें लगता है बीजेपी फंस गई है। 2 दिनों में 2 बयान ऐसा बताता है। लेकिन कुछ मौजूद सवाल पूछा गया संजय सिंह से भी कि भाई प्रशांत भूषण ने ऐसा कहा था, उन्होंने अलग कर लिया। ठीक कह रहे संबित पात्रा। संबित पात्रा भी कह रहे हैं कि हमने मुफ्ती के बयान से अपने आप को अलग कर लिया है। तो पॉलिटिकल कन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से इसलिए पूछा जाएगा कि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका एक स्टैंड रहा है जम्मू कश्मीर पे, और वो सरकार बना चुके हैं वहां। बिल्कुल, उनसे ज्यादा मैं ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूंगा, लेकिन एक बड़ा सवाल अफजल गुरु को लेकर भी है। बीजेपी से सवाल पूछा जाएगा कि क्या अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई है? उस शख्स के साथ जो संसद हमले का दोषी है, अगर उसे फांसी पर लटकाया गया तो पीडीपी को क्यों लगता है कि नाइंसाफी है, और उसी पीडीपी के साथ बीजेपी सरकार में क्यों रहेगी? वो अफजल गुरु जो देश का दुश्मन था, जिसने लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करवाया और जिस शख्स की वजह से हमारे कई जांबाजों की जान गई, वो अफजल गुरु जिसे फांसी की सजा की मांग लंबे वक्त तक बीजेपी करती रही। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या मजबूरी है कि बीजेपी उस पार्टी के समर्थन से जम्मू कश्मीर में सरकार चला रही है जिसके नेताओं को यह लगता है कि उस अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई थी। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और वो तर्क दे रहे हैं लगातार कि दरअसल हम जम्मू कश्मीर में जनादेश का सम्मान कर रहे हैं, वहां पर सरकार बने इसलिए हम पीडीपी के साथ हैं। संबित पात्रा जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जनादेश आपको इसलिए वहां नहीं मिला था जम्मू कश्मीर में कि आप किसी भी स्थिति में पीडीपी के साथ सरकार बना लें? आपने तो पीडीपी के खिलाफ वोट मांगा था, उसे बाप बेटी की पार्टी बताया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने पीडीपी के खिलाफ वोट मांगा था, उनको बाप बेटी का सरकार बताया था, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मां बेटे का सरकार हमने कांग्रेस को बताया था। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजीज में जमीन आसमान का फर्क है। मगर मैं तब से पूछ रहा हूं, जब से डिबेट आरंभ हुआ है, कि आप तमाम बड़े लोग बैठे हैं, आप बताइए जम्मू कश्मीर में क्या सरकार नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए तो कौन सा विकल्प है? ऐसी सरकार नहीं बननी चाहिए संबित पात्रा जी। मुझे लगता है इस पर अगर आप रायशुमारी भी कर लेंगे, एक रेफरेंडम ले लेंगे, देश भर में लोगों से पूछ लेंगे कि वो शख्स जो देश का दुश्मन था अफजल गुरु, वो अगर किसी को यह लगता है कि अफजल गुरु को फांसी मिली तो वो गलत है, उसके साथ आप सरकार बनाए, मुझे नहीं लगता है कि ये तर्क गले से उतरता है। सुकेश, इस तर्क में कितना दम आपको नजर आता है? मैं 2 चीज पूछना चाहता हूं संबित पात्रा। संबित जी नहीं देखिए, 1 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। आप लोग सब मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक बार तसल्ली से उत्तर दे दूं आपको, उसके बाद आप जरूर और सवाल पूछे। आप देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम उनका बार बार अपोज कर रहे थे, आज भी इन विचारों पर अपोज कर रहे हैं। मगर जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप अखिलेश जी, आप इंडिविजुअली चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पेरिनियली हमेशा के लिए प्रेसिडेंट रूल में रहे? सर, हमेशा नहीं क्यों रहेगा? दोबारा चुनाव हो जाएंगे। इसको आप भ्रमित संबित पात्रा जी, भ्रम में मत डालिए देश को, भ्रम में देश को मत डालिए। दोबारा चुनाव हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुकेश, संबित जी, आनंद जी, अपनी भ्रम में कहां डाल रहा हूं? चुनाव आपके पास आएंगे। संबित जी, आपने कितना नुकसान किया है और इस 2 बयानों ने कितना नुकसान किया है, इसका एक आकलन करके शायद आपने भी देखा होगा। 2 बयान सामने आए हैं। पहला, जब आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। दूसरा, अफजल गुरु का बयान सामने आया, आपने सुना होगा आज के संदर्भ में, अफजल गुरु के संदर्भ में। अफजल गुरु के बारे में भी कहा गया कि जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ था तो पाकिस्तान के रोल को हमने एक्सपोज किया था, और जो पाकिस्तान हमेशा गड़बड़ी फैलाता है उसके बारे में हमने कहा कि आपके इशारे पे ही अच्छा चुनाव हो गया, आपने डिस्टर्ब नहीं किया। कल को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी वहां जाने वाले हैं, क्या बात करेंगे वो? इंटरनेशनल एरिना में आपने कहां पहुंचा दी बात को? क्या इस बात का इल्म है आपको कि जब हमारा फॉरेन सेक्रेटरी अक्रॉस द टेबल बात करने जाएगा तो वो क्या बात करेगा, वो किस प्रेशर में होगा? क्या इसका इल्म है बीजेपी को, पीडीपी को? और चूंकि आप सहयोगी पार्टी, आपका डिप्टी सीएम है, आपको इसका इल्म होना चाहिए। मैं हाँ, संबित पात्रा जी, छोटे में
सुकेश जी, इसका इल्म हिंदुस्तान के गृह मंत्री को है और हिंदुस्तान के गृह मंत्री के बयान के आधार पर ही वहां पर जाके गृह सचिव या जो फॉरेन सचिव जा रहे हैं वो बात करेंगे। और ये यात्रा केवल पाकिस्तान तक की नहीं है, ये सार्क यात्रा है, तमाम सार्क देशों की और जो है फॉरेन सेक्रेटरी जा रहे हैं, उनसे वार्ता करेंगे। मगर गृह मंत्री ने आज सदन के पटल पे बयान रखा है, उस बयान को भी सुनिए आप। नहीं ठीक है, बयान रखा है, सरकार में भी आप साथ में हैं, पता नहीं कब तक रहेंगे अभी, ठीक है। और हो सकता है ऐसे कई और बयान अभी सुनने को मिले, क्योंकि पीडीपी ने कहा है और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का ये बयान आया कि जो बात उन्होंने कही उस पर कायम है, वो बदल नहीं रहे, वो कायम है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये जानना। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अगर आपकी पार्टी के किसी नेता ने या आपकी सहयोग से जम्मू कश्मीर में अगर सरकार चल रही होती, किसी नेता ने ऐसा बयान दिया होता, तो न जाने अब तक जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के कितने पुतले जल गए होते। सही कह रहे हैं आप। देखिए, बार बार यहां बता दिया गया, आप उस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। संबित पात्रा ने बड़े साफ शब्दों में कह दिया कि हमारे लिए सरकार बनाना आवश्यक था, मैंडेट ऐसा था, हमारे लिए राष्ट्रीयता संप्रभुता कोई मायने नहीं रखती है, जनता के लिए वो साइडलाइन है, सरकार जरूरी है, ये उन्होंने कहा, दोनों बार में कहा। दूसरी बात, कोई ये जो मंच पे दोनों लोग बैठे हुए हैं हमारे भाजपा और आरएसएस के, ये इसका मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि इसके जो शिल्पी थे वो आरएसएस थी, आरएसएस के राम माधव जी थे, उन्होंने ये किया था। तो आरएसएस का ये कहना था, आरएसएस ने ये करवाया है। क्योंकि देखिए, पिछले 18-20 वर्षों में आरएसएस की स्थिति बदली है। वो यह है कि अपना विकास प्रचार करना है तो सत्ता में आओ, बगैर सत्ता के सिकुड़ जाते हैं, तो इनको सत्ता चाहिए। मैं इसका जवाब लेता हूं राकेश जी से। कहने की बात है, पहले सत्ता में आओ, तभी राकेश जी बहुत ही संगीन इल्जाम है अखिलेश प्रताप सिंह जी जो बात कह रहे हैं। में हुआ आ गए हैं, इनको किसी और चीज से मतलब नहीं है। राकेश जी जवाब दीजिए। बार बार ये दिखा चुके हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर अखिलेश जी, कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे अखिलेश जी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी 10 सेंटीमीटर के दूरी पर बैठे हुए। ये भी सच बात है, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे मोदी साहब। ठीक है, राकेश सिन्हा जी जवाब दीजिए। उपस्थिति में यह वक्त हो गई आपकी बात। राकेश सिन्हा प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं। अखिलेश, राकेश जी देखिए, मैं सिर्फ बहुत साफ साफ शब्दों में कहूंगा, इसमें लाग लपेट की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारे में पहले अपने जवाब देने से पहले एक कमेंट करूंगा अखिलेश जी पर, कोई मेरा कंटेम्प्ट नहीं है। कांग्रेस ने अनकंडीशनल सरकार बनाने के लिए अनकंडीशनल लेटर पीडीपी को दिया था कि एनसी कांग्रेस और इसकी सरकार बने, बीजेपी की सरकार ना बने। खैर, वो अखिलेश जी का अपनी समस्या है, पार्टी की अपनी समस्या है, राजनीतिक कारणों से विरोध कर रहे हैं। एक प्रयोग हुआ, प्रयोग विफलता की ओर बढ़ेगी। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने समझौता किया, समझौते में शामिल थे, उन्हें साफ साफ बात करनी चाहिए थी कि आपके पुराने स्टैंड जो भी रहे, इस तरह के आप बयान नहीं देंगे। वो अखिलेश जी गौर करिएगा, मिस्टेक हुआ है या इसका अनुमान नहीं लगाया गया। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, यदि इस तरह के बयान देते रहे तो ऐसे अलायंस को तोड़ देने में भारतीय जनता पार्टी को फायदा है। संबित पात्रा जी, अलायंस तोड़ देंगे इस तरह के बयान आने वाले दिन में जारी रहे तो? जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है, राकेश सिन्हा ये बात कह रहे हैं। साफ तौर पर कहना चाहिए कि हम ऐसे अलायंस को तोड़ देंगे। संबित पात्रा जी, अगर ऐसे ही बयानात आगे भी जारी रहे, गठबंधन टूटेगा या फिर मैं भी कोई लार लपेट मैं भी कोई लार लपेट नहीं करना चाहता हूं। दो आप मेरे से सेंटेंस सुन लीजिए। पहला विषय है, ड्राइविंग सीट पे जम्मू कश्मीर में ना तो बीजेपी बैठी है ना पीडीपी बैठी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बैठी है। दूसरा, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर विषय जाता है और नेशनल सिक्योरिटी पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी पात्रा जी चला तो गया सीएमपी से बाहर के इतिहास, अब कौन सी बात बाहर जाएगी? है तो वो आप लोग तो चुप है 370 पर, आप लोग चुप है आर्म्ड फोर्सेज एक्ट पर, लेकिन वहां से धनाधन वो बयान दिए जा रहे हैं जिस पर उनका स्टैंड पहले से रहा है। अब क्या टूटेगा, बताइए तो सही आप। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में, आप भी जानते हैं, बयान आप कुछ भी देते रहे 370 पे और आसपास पे, करना सेंट्रल गवर्नमेंट ने है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। नहीं संबित जी, तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, बयान आप कुछ भी देते रहे, किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर कुछ भी बयान देता रहे और आप चूंकि वाली पार्टी है, आप 370 पर बयान देते रहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में वही है जो था आर्टिकल 370 को लेकर। संजय सिंह जी बाहर कभी नहीं गए हैं। संजय सिंह जी, ऐसे में तो यही कहा जाएगा कि मजबूरी में सरकार चला रही है बीजेपी जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ। संजय जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो बात संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में ऐसा मैंडेट आया कि सरकार बनाना जरूरी था। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के सहयोग से भी पीडीपी की सरकार वहां नहीं बन पाई। आप कह रहे हैं इस मजबूरी में हमें सरकार बनाना पड़ा। तो आप अपने मुद्दे, अपने सिद्धांत, अपने वसूल, अपनी विचारधारा, उससे आप क्यों समझौता करने लगे? अगर सरकार बनवाना जरूरी था, आप आउटसाइड सपोर्ट कर देते पीडीपी को, आप बाहर से समर्थन देते और कहते भाई ये हमारे मुद्दे हैं, इससे अगर आप बाहर जाओगे तो हम आपका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन आपने उनके साथ मिलके वहां पे आपका उप मुख्यमंत्री बना, एक सेवानिवृत्त अलगाववादी नेता सज्जाद लोन को आपने अपने कोटे से मंत्री बनाया। तो ये सीधे सीधे आपने सत्ता के लिए वहां सरकार बनाई। इस बात को स्वीकार कीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी के मौजूदगी में संबित पात्रा जी जवाब दीजिए। पाकिस्तान का धन्यवाद दे रहे हैं, जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद से परेशान है। जवाब देता हूं। उसका धन्यवाद दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा शांति से उसने चुनाव संपन्न करा दिया। आतंकवादियों का धन्यवाद दे रहे हैं वहां पे मुख्यमंत्री जी। और ये सब कुछ सुन रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी कहती है। तो आप भाजपा, संबित पात्रा जी, क्या होगा अब राष्ट्रवाद का? जवाब तो दीजिए। हाँ, जवाब दीजिए। संजय सिंह जी, हो गई आपकी बात, क्या होगा राष्ट्रवाद का? आप अपने मित्र को रोकिए तो पहले। जी बोलिए ना संबित पात्रा जी, बोलिएगा। अब राष्ट्रवाद का क्या होगा? हाँ, मैं इतना कहना, नहीं, राष्ट्रवाद हमेशा जब तक बीजेपी है राष्ट्रवाद रहेगी, उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। दूसरा विषय जो प्रश्न अभी संजय जी ने पूछा उसका उत्तर दे दूं। जम्मू कश्मीर में मैंने बार बार मैंडेट इसलिए कहा क्योंकि मैंडेट ऐसा था कि जम्मू ने एक अलग मैंडेट दिया है, कश्मीर ने एक अलग मैंडेट दिया है। बहुत वर्षों तक जम्मू की आवाज कभी भी वहां बुलंद नहीं होने पाई है। ऐसे में क्यों आप लोग चाहते हैं कि जम्मू वंचित रह जाए? क्या जम्मू से अगर डिप्यूटी सीएम कोई बन जाता है तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को इतनी परेशानी होती है? सर, मुझे जहां तक लगता है, जहां तक मेरी राजनीतिक समझ है, संबित पात्रा जी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं। सुकेश जी से इसका जवाब लेता हूं। जहां तक मेरी समझ है, एक मिनट, इस चीज के लिए तो मैंडेट नहीं दिया होगा जम्मू कश्मीर की जनता ने कि मुख्यमंत्री बनने के बाद या देश में जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, सपोर्ट इसलिए तो नहीं दिया गया होगा ना मैंडेट कि आप अफजल गुरुओं के लिए कहें कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। पाकिस्तान को आप शांतिपूर्ण चुनाव का क्रेडिट दे दें। सरकार से बीजेपी ने इसके लिए समझौता करते। आप तो सरकार में शामिल हुए, आपने सेवानिवृत्त अलगाववादी नेता को मंत्री बना दिया। एक मिनट सुकेश। हाँ, नहीं अखिलेश, कम से कम बीजेपी ने ये सोचकर वहां समर्थन नहीं दिया था पीडीपी को कि इस तरीके की बातें पहले दिन से होंगी। ये आगाज है, तो वो दिखाई देता है कि बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। 2 दिनों में 2 ऐसे कॉन्सेंसस इशू पे बयान आए हैं। और दूसरा बयान, बार बार ये कह रहे हैं कि हम उनके बयान की निंदा करते हैं। गृह मंत्री सदन में उन्होंने एक चीज पे बयान दिया, जब दूसरा सवाल उनसे सदन के बाहर पूछा गया तो वो हाउस चल रहा है कहकर चले गए, क्योंकि ऐसे बयान की व्याख्या कर नहीं सकते। दरअसल इन तमाम बयानों के बीजेपी का बहुत हार्ड स्टैंड रहा है। अच्छा संबित पात्रा जी, जरा मुझे ये बताइए, जो बार बार आप कह रहे हैं ना कि आपने बड़ा ख्याल रखा वहां लोगों का, घाटी के लोगों का। अखिलेश जी, आता हूं आपके पास। अगर कांग्रेस ने यही काम किया होता, इसी चीज का सम्मान करते हुए पीडीपी के साथ वो सरकार बना लेते और पीडीपी की तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे होते, तो क्या आप स्वागत करते इसका, संबित पात्रा जी? नहीं, कांग्रेस ने कोशिश किया होता का मतलब क्या होता है? कांग्रेस तो रिजल्ट भी घोषित नहीं हुई थी, गोद के खोज में निकल पड़ी थी चिट्ठी लेकर कि किसके गोद में इस बार बैठना है। वो तो गोद छोटा पड़ गया, ना तो इनके साथ ना तो उनके साथ किसी के गोद पे बैठने। देखिए अखिलेश, ये सवाल तो है, सवाल इसलिए है क्योंकि पीडीपी का ये स्टैंड चुनाव के बाद नहीं देखने को मिला है। पीडीपी का, एक मिनट, ठीक है संबित पात्रा जी, आपकी बात हो गई। अखिलेश प्रताप सिंह जी, पीडीपी का शुरू से स्टैंड रहा है, अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई, उसके विधायक कहते रहे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंजीनियर अब्दुल रशीद, एक निर्दलीय विधायक, जब ये प्रस्ताव लेकर आए थे जम्मू कश्मीर विधानसभा में, पीडीपी के विधायकों ने समर्थन किया था। आप भी तो तैयार थे पीडीपी को समर्थन देने के लिए जम्मू कश्मीर में। देखिए, हम अगर समर्थन देते या लेते, ऐसी परिस्थिति होती और हम उस पर कदम नहीं उठाते तो हम जवाबदेह होते, जैसे आज बीजेपी हो रही है। जी, यहां रही बात कि पीडीपी का पहले से यह स्वभाव था। आप याद करें, कम से कम 15 राउंड की बैठकें बीजेपी और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ पीडीपी की हुई है। एक एक मुद्दे पर चर्चा हुई होगी जी। ये तय हुआ होगा कि ये चीजें आप नहीं बोलेंगे या ये बोलेंगे, उन्होंने बताया भी होगा जी।
ऐसा नहीं है। चलिए, ऐसे में सवाल है, बहस कर रहे थे भाई, अखिलेश, ये वक्त नहीं है, माफी के साथ किस बात की बहस कर रहे थे? ऐसे में ये सवाल है कि अगर आगाज ऐसा है तो भला अंजाम क्या होगा? एक दिन में 1-2 दिन का वक्त सिर्फ गुजरा है और देखिए क्या स्थिति है, किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं।